जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको क्रिया पढ़ाऊंगी। क्रिया में मैंने आप सबको क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद, इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप सबको समझाया था, किंतु उसके आगे मैं क्रिया के अन्य भेद के बारे में इस वीडियो में समझाऊंगी। क्रिया के बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया तथा द्विकर्मक क्रिया। तो आइए बच्चों, आज हम सब एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल एक कर्म पर पड़े उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों, मनोज पुस्तक खरीद रहा है, तो इस वाक्य में खरीद रहा है एक कर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके साथ एक कर्म का ही प्रयोग हुआ है। पुस्तक कर्म है ना, तो कितने कर्म हुए? एक कर्म। और जिस वाक्य में एक से अधिक यानी एक दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों, माँ ने बच्चों को लोरी सुनाई, पिता ने पुत्र को प्रश्न समझाया। अब पहले वाक्य में देखो बच्चों, माँ ने बच्चे को लोरी सुनाई, तो बच्चे और लोरी, यहाँ पे दो कर्म आ गए, तो इसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। इसी प्रकार पिता ने पुत्र को प्रश्न समझाया, तो पिता ने किसको प्रश्न समझाया? पुत्र को। क्या समझाया? प्रश्न। तो क्या और किसने, ये प्रश्न करने पे हमें उत्तर मिल रहा है, तो यानी ये दो कर्म आ गए इस वाक्य में, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? यह द्विकर्मक क्रिया हो गई। क्रिया एक कर्मक है या द्विकर्मक, यह पता करने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी किया था ना, तो हमें उत्तर मिला, उसी प्रकार अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमें अगर उत्तर मिल जाए तो वह द्विकर्मक क्रिया होगी, और अगर एक ही प्रश्न का उत्तर मिले तो वह एक कर्मक क्रिया होगी। ओके बच्चों, अब है संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया को चार भाग में बांटा गया है। 5 सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया व पूर्वकालिक क्रिया। अभी तक हमने कर्म के आधार पर पढ़ा था, ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे संरचना या प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों, नेहा आई, रजनीश गया, मैं नहाता हूँ, वह खाती है, चिड़िया उड़ती है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक क्रिया है और एक कर्ता है, तो एक ही क्रिया आई है। इस प्रकार को ये ऐसे वाक्यों को हम सामान्य क्रिया कहेंगे। अब इसके बाद है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर किसी एक ही क्रिया को संपन्न करती हैं तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे इन उदाहरणों में ध्यान से देखिएगा। सुनील खाना खा रहा है, ठीक है, खा रहा है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, खाना खा रहा है, अमन को अपना काम करने दो, यानी करने दो, करने भी एक क्रिया है और दो भी एक क्रिया है। इसी प्रकार तुम चाहो तो जा सकते हो, तो जा एक क्रिया हो गई और सकते हो भी दूसरी क्रिया। तो इन वाक्यों में ध्यान देना, दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे वाक्य कौन से? संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों में से एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। जैसे पहला वाक्य में क्या है? खाना, रहना, दूसरा में करना और देना, तीसरे वाक्य में जाना या सकना या होना। इस प्रकार अधिक क्रियाओं के प्रयोग करने के कारण यह क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। साधारण रूप में संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया मिलकर प्रयुक्त होती है। सहायक क्रियाओं को हम रंजक क्रिया भी कहते हैं। सहायक क्रिया को हम और एक नाम से जान सकते हैं बच्चों, क्या? रंजक क्रिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब जैसे पाठ को हमेशा दोहराना चाहिए, यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम से बनने वाली क्रियाएं, यानी यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द से बना गया जो शब्द होगा, यानी दोहराना,
यह नाम धातु क्रिया कहलाएगी। वह मेरा सामान हथियाना चाहता है। तो दोहराना, हथियाना यानी दोहरा, दोहरा का विशेषण, दोहरा विशेषण शब्द है और जब हम इसका प्रयोग क्रिया के रूप में करेंगे तो वह नाम धातु क्रिया कहलाएगा। उसी प्रकार हथियाना, हथियाना में हाथ, हाथ संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द को अब हम क्रिया के रूप में प्रयोग कर रहे हैं यानी हथियाना, तो यह भी नाम धातु क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे एक तालिका दी गई कैसे नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। जैसे झूठ, झूठ से नाम धातु क्रिया बनेगा तो क्या हो जाएगा, झुठलाना। अंक, अंक से आंकना। खर्च, खर्च से खर्चना। हाथ, ये सब संज्ञा शब्द है और इसे नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो हथियाना। संज्ञा, फिल्म, फिल्म से फिल्माना। शर्म से शर्माना। चक्कर से चकराना। लाज से लजाना। इस प्रकार की जो क्रियाएं बनती हैं वो सब नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब कुछ सर्वनाम शब्द भी होते हैं, जैसे उनसे भी नाम धातु क्रियाएं बनती है। आप सर्वनाम होता है, आप से जो अपनाना शब्द बनेगा वह नाम धातु क्रिया है। इसी प्रकार विशेषण शब्दों से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं। इन सब तालिका को आपको स्वयं से अच्छे से पढ़ना है और समझना भी है। अब हम उसके आगे का भेद पढ़ेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं क्रिया को संपन्न न करके किसी दूसरे से करवाए या करवाने के लिए प्रेरित या करने के लिए प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों, हम किसी कार्य को स्वयं नहीं करके दूसरों से करवाते हैं या उन्हें प्रेरणा देते हैं कार्य को करने के लिए, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पढ़ना अलग, पढ़ना क्रिया हो गई। अब यहाँ पे पढ़वाते हैं यानी दूसरे से करवाया गया ये कार्य है, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। माँ नौकरानी से बच्चे को खाना खिलवाती है, तो देखो खाना खाना है और खाना खाना भी एक क्रिया है, खाना खिलाना भी एक क्रिया है। तो यहाँ पे खिलवाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया, नहीं खिलवाती है यानी ये क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। इसी प्रकार मालिक नौकर से पानी भरवाता है, भरता है नहीं, भरता है क्रिया है, सामान्य क्रिया, किंतु जब भरवाता है बोलेंगे तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार राजेश बढ़ई से अलमारी बनवाता है, बनाता है भी क्रिया है, किंतु बनवाना यानी दूसरों से कार्य करवाया जा रहा है प्रेरणा देकर, तो वह बनवाता शब्द हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। अब समझ में आया। शिक्षक छात्रों को, माँ नौकरानी को, मालिक नौकर को तथा राजेश बढ़ई कार्य करने की प्रेरित कर रहे हैं, अतः यह सब प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाएंगी। प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता तथा प्रेरित कर्ता। यानी प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा देता है वह प्रेरक कर्ता होता है। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में शिक्षक, माँ, मालिक और राजेश ये सब प्रेरक कर्ता है, किंतु और जिसको जो कर्ता प्रेरणा लेते हैं उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। यानी छात्र, नौकरानी, बढ़ई ये सब क्या हो गए, ये प्रेरित, जिससे कार्य करवाया जा रहा है वो प्रेरित कर्ता हो गए। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होते हैं तो वह प्रेरणा देता है तथा प्रेरणा देते हुए शामिल भी होते हैं, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मालिक पौधा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो बच्चों ये प्रथम प्रेरणार्थक के अंतर्गत आएगा। और द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं न करके किसी और से कार्य करवाता है, तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाता है। जैसे मालिक नौकर से पत्थर उठवाया यानी स्वयं न उठाकर उसने दूसरे से उठवाया, तो यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। आयुष ने अभिषेक से पुस्तक मंगवाई क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पर मालिक और आयुष प्रेरक कर्ता हो गए और नौकर और अभिषेक क्या हो गए, प्रेरित कर्ता हो गए। अब बच्चों प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ रूप यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, आप सबको इनको स्वयं से पढ़ना है। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होगा, पढ़ना एक क्रिया शब्द है, क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वाना। इसी प्रकार कटना क्रिया है, तो इसको हम जब बदलेंगे प्रथम प्रेरणार्थक में तो कटाना और द्वितीय प्रेरणार्थक में कटवाना। इसी प्रकार हम अन्य शब्दों को कैसे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में बदलेंगे, यहाँ एक तालिका दी गई, इसमें अच्छे से समझाया गया। ये इस तालिका को आपको स्वयं से पढ़ना है। संरचना व प्रयोग की दृष्टि से इसका पांचवा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया
यानी मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मतलब बच्चों, एक कार्य जब संपन्न हो जाता है और तुरंत हम दूसरा कार्य शुरू कर देते हैं तो वह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो पहला कार्य उसने खाना खाकर, यानी खाकर क्या हो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। खाना खाने के पश्चात वह तुरंत क्या हो गया, सो गया, तो इस खाकर पूर्वकालिक क्रिया हो गया। इसी प्रकार इस वाक्य में खाना खाने की घटना जो है वह पूर्व की है, इसलिए इसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। धातुओं में कर लगाने से पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे वह नहाकर, वह लिख कर घर गया, वह खाकर सो गया, वह हाथ धोकर खाना खाने लगा। इस प्रकार कर लगाकर भी अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं। बच्चों, इस पाठ में आप सबने अच्छे से समझ लिया होगा क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, तथा क्रिया के कौन कौन से 2 आधार हैं जिनके आधार पर क्रिया के हम भेद करते हैं। तो आप सब भी स्वयं से इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा